हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी को जो एसएससी जीडी की 4 शिफ्टों में एग्जाम हुई है, उन चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके के जीके के 80% लेकर मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पहनने का, वह सपना आपका जल्द साकार हो। क्योंकि वह जल्द साकार इस प्रकार होगा यदि आप यहाँ से रियल एनालिसिस देखते हैं, रोज एनालिसिस देखते हैं और उसके आधार पर जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका एनालिसिस करके आप यहाँ पे नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तो श्योर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज बात करने वाले हैं 1 फरवरी में पूछे गए जीके के तमाम क्वेश्चनों का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस मिलने वाला है। इसी के साथ आंसर की, उसके साथ दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए आज 1 फरवरी को, उसके जो आसपास के क्वेश्चन और एग्जामिनर किस आधार पर पुटअप कर सकता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम का क्षत्रिय नृत्य किस आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, यह क्षत्रिय नृत्य है जो कि क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्षत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम की कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई है और इसका श्रेय जो 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान है या संत है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। और क्षत्रिय नृत्य को जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी? तो जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, जी हाँ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो इस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई। और बात करते हैं कि 15 जुलाई 2015 को इसका जो आरंभ किया गया था, जी हाँ, 15 जुलाई 2015 को इसका आरंभ किया गया था। और बात करते हैं कि 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। यह भी आपके आगे आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत राज्यों का संघ है दोस्तों, यह जो भारत के संविधान का प्रथम अनुच्छेद है उसमें ही वर्णित है। जी हाँ, अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 की बात करते हैं तो नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का उपबंध इसमें अनुच्छेद 2 में होता है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन का उपबंध है वह है जो अनुच्छेद 3 के अंदर दिया गया है। तो यहाँ से आपको दोस्तों जो संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो संविधान के मुख्य यहाँ पे जो संविधान संशोधन है या चाहे अनुच्छेद है वह भी कवर करके जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस व्यक्ति को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले जो कल 31 जनवरी को एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है और यह उपनाम दोस्तों उन्होंने 1960 में पाकिस्तान के अब्दुल खालिकी को हराने के बाद पाकिस्तान के जो जनरल अयूब खान थे उनके द्वारा यह नाम दिया गया था। तो दोस्तों आगे आने वाले शिफ्टों में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के जो फ्लाइंग सिख नाम है मिल्खा सिंह को किसने दिया था? तो वह दोस्तों पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के द्वारा यह नाम उन्हें प्रदान किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। उद्योग से जो उद्योग स्थापित होते हैं उनसे क्या हानि होती है? तो उद्योगों से सबसे बड़ी हानि होती है कि दोस्तों इनके द्वारा प्रदूषण होता है, तो ये सबसे मुख्य हानि है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो दोस्तों पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर रहता है चीन ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे और यहाँ पे 96, जी हाँ, 96 स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसमें भारत की बात करते हैं तो भारत का दोस्तों जो स्थान रहता है पदक तालिका में वह 24वें नंबर पे आता है और भारत ने दोस्तों 5 गोल्ड जीते हैं, 8 जो रजत पदक है और 6 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो 5 स्वर्ण और 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं और 24वां स्थान भारत प्राप्त करता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी नदी किससे मिलती है? तो दोस्तों देवप्रयाग में जो अलकनंदा नदी, जी हाँ, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहाँ पे इन संगम के साथ ही दोस्तों जो फिर संयुक्त धारा होती है उसे गंगा नदी, जी हाँ, गंगा नदी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का यहाँ पे मिलन होता है और जो संयुक्त धारा निकलती है उसे गंगा नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सितंबर 2022 से, जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे कर लीजिएगा, 2022 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की बात करते हैं। तो CDS की बात करते हैं तो भारत के पहले CDS थे बिपिन रावत। जी हाँ, पहले CDS की बात करते हैं, फर्स्ट CDS तो वह बिपिन रावत थे जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के कन्नूर जिले में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो भारत की सेकंड CDS बनाए गए हैं, सेकंड CDS वह अनिल कुमार चौहान को बनाया गया है। जी हाँ, अनिल चौहान को
भारत का दूसरा CDS बनाया गया है। तो आज यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। विवाहित महिलाओं के द्वारा गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो गणगौर का त्योहार है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया या अप्रैल महीने में यह मनाया जाता है और इस दिन जो कुंवारी लड़कियां व विवाहित महिलाएं शिवजी व पार्वती जी की पूजा अर्चना करती है और यह त्योहार दोस्तों 18 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। तो दोस्तों गणगौर त्योहार है जो कि राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सदन चलाने के लिए कम से कम आपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है गणपूर्ति से। जी हाँ, तो गणपूर्ति के लिए दोस्तों चाहे सदन चलाने के लिए वह 1/10 रखी गई है, चाहे वह दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राज्यसभा की, लोकसभा की या विधानसभाओं की, सभी में दोस्तों गणपूर्ति जो कोरम है वह 1/10 रखा गया है। कोरम में गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे गणपूर्ति या कोरम रखी गई है, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो हम बात करते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में कम से कम जो दोस्तों यहाँ पे कार्यकाल जो कार्यकारिणी है वह शुरू हो उसके लिए 55 सदस्य की उपस्थिति जरूरी है और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ पे लोकसभा में 55 सदस्य की उपस्थिति जरूरी है और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है। यही दोस्तों यहाँ पे जो गणपूर्ति रखी गई है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है विज्ञान विषय से नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतीक कैपिटल N होता है और इसका परमाणु संख्या होती है जो 7 होता है और परमाणु भार होता है 14.007। यह इसका परमाणु भार होता है। दोस्तों आप सभी को पता है परमाणु क्रमांक है जो कि पदभार में लिखा जाता है, जबकि यहाँ पे दोस्तों कहा जाए इसके सिर पे क्या लिखा जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान होगा वह यहाँ पे लिखा जाने वाला है। द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्षार किस रंग में बदल देता है? तो जो लाल लिटमस पेपर को क्षार है वह नीले रंग में बदल देता है। और अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल नीले को लाल में, जी हाँ, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट ने दोस्तों संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। तो दोस्तों हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाणभट्ट थे और बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में जो राजा हर्षवर्धन है उनकी जीवनी जो हर्षचरित्र के नाम से लिखी है। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने ही दोस्तों एक अन्य उपन्यास लिखा है जिसका नाम है कादम्बरी। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की रचनाएं हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सॉरी दोस्तों यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर लिख लीजिएगा और जो GST है दोस्तों GST एक अप्रत्यक्ष कर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पे 1877 में, जी हाँ, 24 सितंबर 1877 में पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा, जी हाँ, ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1877 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। तो ये दोस्तों आगे भी ये समस्त फैक्ट याद रखिएगा, आगे आने वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, जी हाँ, भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये इनकी बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल को जो पद्म भूषण है 1956 में प्रदान किया गया और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में इन्हें प्रदान किया जा चुका है। और ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन पे दोस्तों काफी यहाँ पे आप नजर रखिएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो अर्थशास्त्र के रचयिता दोस्तों बात करते हैं तो कौटिल्य, और कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है। तो चाणक्य ही अर्थशास्त्र के रचयिता थे और 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम अर्थशास्त्र और इसके रचयिता जो कौटिल्य या चाणक्य है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। श्री चंद्रशेखर किस नृत्य से संबंधित है? तो श्री चंद्रशेखर है दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है और श्री चंद्रशेखर को 1993 में भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 में जो भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें जो पद्म भूषण से सम्मानित भी 2011 में किया जा चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि श्री चंद्रशेखर है जो कि भरतनाट्यम में इनका काफी योगदान है। दोस्तों साथ ही हम बात करते हैं कि जो हमारे द्वारा विशेष सेशन लिए गए हैं, चाहे वह 5 ईयर प्लान हो, पंचवर्षीय योजना का हो, वंश व संस्थापक का हो, या दोस्तों बात करते हैं CM व राज्यपाल की से भी यहाँ पे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो तमाम यहाँ पे हम बात करते हैं। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य का भी आपको यहाँ पे विशेष सेशन लिया गया है जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वंश व
व्यवस्थापक से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, सीएम व राज्यपाल से आ रहा है, जनगणना से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों इन तमाम टॉपिकों का आप सभी के लिए दोस्तों एसएससी जीडी स्पेशल सेशन लिया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे हमारे द्वारा लिया गया विशेष सेशन देख सकते हैं और आप यहाँ से अपने 5 से लेकर 7 नंबर कवर कर सकते हैं। जी हाँ, 5 से लेकर 7 नंबर आप यहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस दशा में गिरफ्तारी और विरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं विरोध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत उसे कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जो निम्न प्रकार है। पहली स्वतंत्रता है, व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। दूसरी स्वतंत्रता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और उसी के साथ बात करते हैं, व्यक्ति अपने पसंद का वकील का चयन कर सकता है। जी हाँ, व्यक्ति अपने पसंद के वकील का चयन भी कर सकता है। यह आर्टिकल 22 के तहत यहाँ पे जो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाती है उसकी दोस्तों आपको कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं जो कि आर्टिकल 22 के तहत प्रदान की गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे महिला जो साक्षरता दर है वह बिहार की है। और सबसे अधिक की बात करते हैं तो सबसे अधिक की जो साक्षरता दर है वह केरल की है और वह 91% है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्न में से किस खेल में अंडाकार आकृति और पिच की लंबाई 22 गज होती है? तो दोस्तों आप देखते हैं कि जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी इस प्रकार से स्टेडियम होता है, इस प्रकार से आकृति होती है और पिच की लंबाई यहाँ पे होती है और यहाँ से इस प्रकार से दोस्तों 31 गज का यार्ड होता है और इस जो पिच की लंबाई है 22 गज होती है। आपको यह पूछा गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, चूना पत्थर संगमरमर किसके बने होते हैं? तो चूना पत्थर और संगमरमर होते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के बने होते हैं। तो यह आज पूछा गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हरित क्रांति का संबंध भारत में किस व्यक्ति से है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वह डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जी हाँ, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों आप सभी को पता है भारत के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, जो दोस्तों 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। जी हाँ, 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है और इनके जो दोस्तों विपक्ष में जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे उनका नाम था यशवंत सिन्हा। जी हाँ, यशवंत सिन्हा इनके अपोजिट थे और इन्हें हराकर दोस्तों जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनती है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनती है और ये देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। जी हाँ, यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। देश की पहली महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और दोस्तों महिलाओं के जो दूसरे नंबर पे आती है वो द्रौपदी मुर्मू है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के जन्म की, तो द्रौपदी मुर्मू है जिनका जन्म 20 जून 1958 को उपरबेड़ा मयूरभंज ओडिशा में होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि यह इनका जन्म ओडिशा में होता है, लेकिन यह जो झारखंड राज्य की जो राज्यपाल रह चुकी है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर। जी हाँ, अनुराग सिंह ठाकुर जो भारत के वर्तमान में खेल मंत्री है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग होता है? संक्रामक रोग के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों उनमें मुख्य आता है मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये इत्यादि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं तो सदनों में मतदान व्यक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य की करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। तो दोस्तों गणपूर्ति भारत के अनुच्छेद 6 के अंदर स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों हम यहाँ पे 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वह यूयू ललित बने थे। यह दोस्तों मात्र 1-2 महीने के लिए यह बनाए गए थे और वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वह DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को बनाया गया है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, या शॉर्ट में उन्हें DY चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, प्रचंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये प्रचंड बेरोजगारी है दोस्तों कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हाँ, कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष कितने साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष है वह जो दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह टीकाकरण या मिशन इंद्रधनुष लागू किया गया है। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फ्री स्टाइल रेसलिंग में खिलाड़ियों को जीतने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में खिलाड़ियों को जीतने के लिए 10 अंकों की 10 अंकों की बढ़त बनाने की स्थिति में मुकाबले के परिणाम की घोषणा कर दी जाती है और यह 10 अंक हासिल करने वाले पहलवान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर विजेता घोषित कर दिया जाता है। जी हाँ, 10 अंक लेने वाले पहलवान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर विजेता घोषित किया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 1928 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो नई दिल्ली में स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। जी हाँ, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है वर्तमान में, उसकी स्थापना 1928 में की जा चुकी थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में उस समय का नाम फिरोज शाह कोटला में मैदान में की गई थी और वर्तमान में नाम इसका अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। यह नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मौर्य काल में धम्म को अपनाने वाला शासक कौन था? तो मौर्य काल में धम्म को अपनाने वाला शासक राजा अशोक था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, सागादावा फेस्टिवल सिक्किम में कौन से धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो सागादावा फेस्टिवल है दोस्तों सिक्किम का, यहाँ पे सिक्किम का एक मुख्य पर्व है और ये बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा यह प्रमुख धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल में सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो गेहूं में देखने को मिलता है और कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत के राज्य पंजाब में देखने को मिलता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में कौन सी नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था? तो हम बात करते हैं हर्षवर्धन और पुलकेशियन के मध्य जो युद्ध होता है वह 618 ईस्वी में होता है और नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य है उनके ऊपर बात करते हैं, उनमें घूमर आता है, रणबज्जा नृत्य आता है, बादलिया आता है, कठपुतली नृत्य आता है, गौ नृत्य आता है और एक और प्रमुख है कालबेलिया नृत्य। जी हाँ, कालबेलिया नृत्य भी राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन से राजस्थान के लोक नृत्य दिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, शॉर्टपुट में गेंद का वजन कितना होता है? जो शॉर्टपुट खेल होता है उसमें दोस्तों पुरुष है, जी हाँ, मेल और फीमेल में वजन अलग अलग होता है। पुरुषों में एक बात करें तो यहाँ पे 6.26 kg का यहाँ पे वजन होता है, जबकि महिलाओं में 4 kg का वजन होता है। या पाउंड की बात करते हैं तो 16 पाउंड होता है, पाउंड में 16 पाउंड गेंद का वजन होता है और यहाँ महिलाओं में 8.8 पाउंड यहाँ पे गेंद का वजन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों भारत में गरीबी आकलन करने के लिए नीति आयोग के एक टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के आकलन के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों जो नीति आयोग के द्वारा एक टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा जो भी यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह बिहू के बारे में आज लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले क्षत्रिय से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है। तो शास्त्रीय नृत्य का दोस्तों आपने हमारे द्वारा लिया गया विशेष सेशन नहीं लिया है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने आप यहाँ से 1 से 2 नंबर कवर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू है दोस्तों असम राज्य का लोक नृत्य है और हम बात करते हैं कि जो बिहू है वर्ष में असम में 3 बार मनाया जाता है। जी हाँ, एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। इनमें पहला होता है बोहाग बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, दूसरा आता है माघ बिहू जो कि जनवरी में मनाया जाता है और तीसरा आता है काटी बिहू जो कि कार्तिक अक्टूबर में मनाया जाता है। तो दोस्तों यह बिहू असम में एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तीनों के बारे में देख चुके हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में किसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है? तो दोस्तों इनमें ऑप्शन दिए गए थे इंदिरा गांधी, कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। तो दोस्तों इनमें से जो कपिल सिब्बल है जो कांग्रेस की G23 के सदस्य थे उन्होंने दोस्तों कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में छोड़ दी है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद की बात की जाती है तो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को पद से हटाने की सलाह भी दे सकता है। तो यह दोस्तों मंत्रिपरिषद होता है वह प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अक्टूबर 2022 में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को मेला ग्राउंड
आई पूसा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेफेड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नेफेड की फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो वह होती है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी। और नेफेड की स्थापना दोस्तों उद्देश्य है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पे नेफेड की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर, जी हाँ 2 अक्टूबर 1958 को यहाँ पे स्थापना की जाती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्षार के साथ साथ हेलोजन भी है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन दोस्तों क्षार के साथ साथ यहाँ पे हेलोजन समूह में भी इसे रखा जाता है, क्योंकि इसका जो स्थान है कभी भी यहाँ पे समस्त निर्धारण नहीं किया गया है कि किस स्थान पे इसे रखा गया है। वैसे तो आउट सारणी में से पहले नंबर पर रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की कि नगरपालिका किस अनुसूची में आती है? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में नगरपालिका आती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 1 फरवरी को, जी हाँ 1 फरवरी को तमाम चारों शिफ्टों में पूछे गए जीके के, जी हाँ जीके के संपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए गए हैं। दोस्तों आपको जो भी कंटेंट दिया गया है वह 100%, जी हाँ 100% एक्यूरेट है और आपको 1 फरवरी की समस्त शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन ही है। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये आपके भविष्य का सवाल है। आपको जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं वह 100% आपको जो शिफ्टों में पूछे गए रियल क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वास्तव में सेशन अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।